Hello and good morning, students. I welcome you in the online learning class of 9th class science. मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 जीवन की मूलभूत इकाई यानी कोशिका को पूरा किया था। उसमें हमने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है, कोशिका कितने उसके मुख्य भाग होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, वो सब हमने अच्छी तरह से पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ भी आएंगे और आपने उसको सीखा होगा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसमें आपने वो नोट किए होंगे। तो आज बारी है हमारे प्रश्न नंबर इसके पाठ 5 के अभ्यास के प्रश्नों का करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 का पहला प्रश्न है, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। राइट। तो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है ये आपको पता ही है, फिर भी अब इसको हम सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में सबसे पहला अंतर ये देखिए, जंतु कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है। वो होती तो आपकी पादप कोशिकाओं में भी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली बाहर से सेलुलोज से बनी आपकी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, जंतु कोशिका में जो हरे लवक होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। जबकि पादप कोशिका में हरे लवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है पादप कोशिका जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर हरित लवक यानी क्लोरोफिल जिसे जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं इसके पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 है इसमें रिक्तिकाएं। मैंने आपको बताया था जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो होती है छोटी होती है आकार में, वह आकार में छोटी होती हैं या कई बार होती ही नहीं है। जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़े आकार की होती हैं और जनरली प्रेजेंट होती हैं। मुख्यतः यह कोशिका का लगभग 50% या 60% हिस्सा जो है पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का ही आकार होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका सेंट्रोजोम, ठीक है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोजोम उपस्थित नहीं होता, यानी जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोजोम होता है, पादप कोशिकाओं में भी सेंट्रोजोम होता है, लेकिन यह आपका छोटा होता है। तो सेंट्रोजोम जो है पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में ही उपस्थित होता है। इसके अलावा नंबर 5 गोल्जी उपकरण होते हैं। जो गोल्जी उपकरण होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं और पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण जो है अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण। जो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह जंतु कोशिकाओं में पता ही आपको वो नहीं होती है, अब्सेंट होती है, वह केवल पादप कोशिकाओं में होती है। पौधे केवल अपना भोजन बनाकर ही नहीं, वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इनका भोजन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, तो यह पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है आपका एक और, नंबर 7, जंतु कोशिका जो आकार में छोटी होती है और पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार जो है अंतर होता है, किस प्रकार आपस में भिन्न होती है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो ये जो इनको कोशिकाएं होती हैं, मुख्यतः इनमें जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है आपकी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। इनमें क्या अंतर होता है, नंबर 1 आपको जैसे दिख रहा होगा, पहला अंतर है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, यानी कोशिकांग के ऊपर झिल्ली नहीं होती है, यह झिल्ली के बिना होते हैं। दूसरा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपकी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, उसमें झिल्ली होती है, राइट। दूसरा पॉइंट है
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम एकल होते हैं और साथ में इनका डीएनए से अपना डीएनए होता है जिसके ये बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अपना डीएनए होता है और इनके गुणसूत्र जो है एकल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र जो होते हैं एक से अधिक होते हैं और डीएनए तो इनमें भी होता ही है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। तीसरा पॉइंट है केंद्रकाय। केंद्रकाय जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। समझ गए। अगला प्रश्न जो है इसका अगला पॉइंट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का, इसमें राइबोसोम तो दोनों में होते हैं आपके, प्लांट कोशिकाओं यानी पादप कोशिकाओं में एंड एनिमल टिश्यू कोशिकाएं, एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिकाओं में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70 एस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 70 एस है, ये 5 की जगह, और राइबोसोम दूसरे जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं 80 एस प्रकार के। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर आपको दिख ही रहा है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है और टूट जाती है तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे और कोशिका नष्ट हो जाएगी, हमने पढ़ा है। तो जब प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है या टूट जाती है तो कोशिकाएं जो है वह बिखर जाते हैं, यानी तितर बितर हो जाएंगे और कोशिका नष्ट हो जाती है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। हाँ, काफ़ी जरूरी प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका का जीवन क्या होगा। मैंने आपको जब ये पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको बताया था कि गोल्जी उपकरण का क्या महत्व होता है। तो अगर गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा। देखिए, गोल्जी उपकरण जो है आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसमें संश्लेषित पदार्थ होते हैं जो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, राइट, ये आपको पता था। और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, यानी पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना जो है इस कार्य में शामिल है। अगर यदि गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो क्या होगा। यहाँ पे उपकार लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक है वर्ड की। तो गोल्जी उपकरण होंगे, गोल्जी उपकरण नहीं होगा। तो यदि गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो क्या होगा, तो कोशिका का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर ये जो कार्य है मैंने आपको बताया, पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, ये बंद हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, तो कोशिका ही नष्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। कोशिका के अंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी बिजली घर कोशिका का कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यह कोशिका का इकलौता एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होता है जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को देता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़े थे। कोशिका को बनाने वाले लिपिड्स और प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका में। अब अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो भी दो तरह की होती है, मैंने बताया था आपको, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका जो संश्लेषण होता है लिपिड्स का वह होता है आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं SER। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रश्न नंबर 6 भी समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में काफ़ी है, इतने 6 प्रश्न। तो आज के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे, दोबारा बाद में इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे और नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों।